नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां कांग्रेस की मांग पर आरजेडी ने दो टूक जवाब दे दिया है। कांग्रेस की मांग एक तरफ, लेकिन आरजेडी का जवाब दूसरी तरफ, जिसमें दो और मंत्री की मांग पर आरजेडी ने सीधे तौर पर जवाब दिया और कहा कि सभी की राय के साथ मंत्रिमंडल बनाया गया। सभी पार्टियों ने मिलकर यह फॉर्मूला बनाया था। कांग्रेस अपनी मांग को सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास रखने के लिए स्वतंत्र है, वो सिर्फ रख सकती है। नीतीश और तेजस्वी ही इसे लेकर कोई फैसला लेंगे। सभी दलों की इच्छा होती है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद हासिल हो, उनकी तरफ से मंत्री बनाए जाएं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का यह बड़ा बयान इस वक्त, जिसमें कांग्रेस की तरफ से अपने लिए ज्यादा मंत्री पद की मांग की जा रही है। हमें हमारी भागीदारी के अनुपात में मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी नहीं मिली है। कम से कम कांग्रेस के 4 लोग मंत्री होने चाहिए थे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे नेतृत्व ने गठबंधन में जो बातें की होंगी, जिस तरह से हमारे नेतृत्व ने फैसला लिया, वो हम सबको स्वीकार है। लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर मेरी भी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की ये भावना है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस से कम 2 लोग शामिल किए जाएं। हर पार्टी की चाहत होती है, इच्छा होती है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंत्रिमंडल में जगह मिले। कांग्रेस पार्टी भी चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के आला कमान और सभी दलों के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, सभी लोगों ने सभी दलों के नेताओं से मिल बैठ करके ये फार्मूला तय किया है। जहां जनता दल यूनाइटेड को 44 विधायकों पर 13 मंत्री मिले हैं, वहीं बिहार में 19 विधायकों पर कांग्रेस को मात्र 2 लॉलीपॉप मिलकर दे दिया गया है। कांग्रेस पार्टी में अगर थोड़ा भी मोरली सपोर्ट है, थोड़ा भी मोरल बचा हुआ है, तो वो कम से कम 5-6 मंत्री का तो मांग कर सके। लेकिन व्याकुल भारत में इतनी उत्सुकता थी मंत्री पद की शपथ के लिए कि 2 ही मंत्री में संतोष करके अब सीना पीट रहे हैं। तो कल इस पर कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से जाकर मुलाकात की थी। अब आइए सुनते हैं कि कल अजीत शर्मा ने क्या कुछ कहा था। निश्चित तौर पे बात हुई है। कहीं ना कहीं हम लोग के थोड़ा कम सीटें मिली है। जैसे कि आप अगर देखोगे टोटल में, तो राजद का 4.5 के आसपास उनका रेशियो पर 4.5 विधायकों पर 1 मंत्री बनते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के 3.4 विधायक पे 1 मंत्री बनते हैं। हम पार्टी जो साथ में है, उनका 4 विधायक, उनको 1 मंत्री मिलता है। हम लोग 19 विधायक हैं सदन में। निश्चित तौर पर हम लोग को 5 पौने 5 बनता है, तो 4 में तो कोई ये नहीं होना चाहिए था, 4 बनना चाहिए था। तो अजीत शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि जिस फॉर्मूले के तहत मंत्री पद दिए गए या मंत्री पद हासिल हुआ, उस फॉर्मूले में कांग्रेस कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। 19 विधायकों वाली कांग्रेस को कम से कम 4 मंत्री पद तो जरूर मिलना चाहिए था, और असंतोष कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर नजर आता हुआ इस मंत्री पद को लेकर, जिसके बाबत मुलाकात की तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर राहुल गांधी के साथ मुलाकात की गई और अपनी तमाम नाराजगियों को और बातों को उनके सामने रखा गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या इससे कुछ बदलेगा, या कांग्रेस अपनी बात को मजबूती से रख पाने में या अपने टर्म्स कंडीशन रख पाने में इस वक्त सक्षम नजर आती है। हमारे सहयोगी रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। रवि, सीधे तौर पर सवाल यही कि क्या कांग्रेस इस वक्त इस हालात में है कि वो अपनी शर्तों के अनुरूप मांग रख सके महागठबंधन में? क्या इतनी मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिखती है, या यहां जो कुछ कांग्रेस को दिया जाएगा वही बहुत है, इस सोच के साथ महागठबंधन चल रही है? तो बिल्कुल विभा, देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार के बनने के अभी 2 सप्ताह नहीं हुए हैं कि कांग्रेस ने अपनी नई मांग रख करके इस गठबंधन की मुसीबत जो है वो बढ़ा दी है। और 2 मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था, आपको याद होगा कि तमाम जो नेता थे, तेजस्वी यादव और तमाम लोग जो हैं वो सोनिया गांधी से, तमाम लोगों से मुलाकात हुई थी। उसके बाद मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। लेकिन बिहार कांग्रेस के नेताओं में इसे लेकर के नाराज़गी है। उनका कहना है कि
जो फार्मूला जो तय किया गया है, जिस फार्मूला के तहत अगर जदयू को 44 सीटों में अगर 13 मंत्री पद दिए जाते हैं और उसी ढंग से आरजेडी के साथ जो फार्मूला लागू होता है, कांग्रेस को 19 विधायकों पे सिर्फ 2 जो भी मंत्री पद जो दिए गए हैं, इसे लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ी मांग है कि एक स्वर्ण चेहरा जो है वो मिलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के बिहार में वो स्थिति नहीं है जिसके कारण वो दबाव बना सके, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार हो सकता है उसे लेकर के अभी से कवायद शुरू की गई है, ताकि ये जो है कम से कम ज्यादा से ज्यादा दबाव तो रवि, हम ये मानकर चलें कि इस अब तक जिन 2 मंत्री पद को हासिल करने में कांग्रेस सफल रही है, इसमें कांग्रेस आला कमान की इच्छा थी, इस फॉर्मूले के तहत उनकी सहमति के तौर पर ही इन्हें 2 मंत्री पद दिए गए, लेकिन अब स्थानीय और क्षेत्रीय तौर पर नाराजगी जाहिर करके दबाव बनाने की कोशिश आगामी विस्तार के लिए की जा रही है, ताकि उसमें ये संख्या बढ़ जाए। जी बिल्कुल। और देखिए, खास करके बिहार में कांग्रेस का अगर गठबंधन और वोट बैंक देखेंगे तो उसी के अनुसार जिस ढंग से एक जो फार्मूला दिया गया, एक अल्पसंख्यक को मंत्री दिया गया, एक दलित को मंत्री दिया गया, लेकिन जो लगातार नाम चल रहे थे, जो यहाँ पे अजीत शर्मा, मदन मोहन झा, तमाम लोग रेस में लगे हुए थे, तमाम जो नेता हैं वो आला कमान के पास। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि अजीत शर्मा जो है वो राहुल गांधी से मुलाकात की, तमाम लोग मिले और इस बात का दबाव बना रहे हैं कि एक जो मंत्री हैं वो और मिलना चाहिए। और तो ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ही एक दबाव बनाने की रणनीति बिल्कुल, और अपनी इच्छा जरूर हो, लेकिन आरजेडी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि आप अपनी मांग अपने आला कमान तक रखिए, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या मिलेगा और कितना मिलेगा ये सब कुछ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवेश नारायण तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब खबर पूर्व मंत्री से जुड़ी हुई, जिसमें पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है। खबर ये कि नीरज कुमार बबलू के पास आय से 1 करोड़ 60 लाख ज्यादा की संपत्ति है। आयकर विभाग की जांच में ये बातें सामने आई हैं। आरोप ये भी कि पूर्व मंत्री ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी को छिपा लिया। पूर्व मंत्री ने 2020 में दिए अपने चुनावी हलफनामे में अपना पेशा कृषि और समाज सेवा का बताया है। हालांकि नीरज बबलू ने इनकम टैक्स की किसी भी तरह की नोटिस की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। पूर्व मंत्री ने यह कहा कि पिछले चुनाव में जो नोटिस आया था उसका जवाब उनके वकील दे चुके हैं। देखिए, फिलहाल तो भी कोई नया नोटिस नहीं आया है, लेकिन इलेक्शन के समय में, पिछले इलेक्शन के समय में नोटिस आते रहता था, तो उसका जवाब हमारे वकील जाके देते हैं और जो भी उसका कार्रवाई है वो करते रहते हैं। जब भी उसमें नोटिस आता है, लेटर आता है, तो उसका जवाब हमारे वकील देते रहते थे। तो पूरा क्लियर है, कहीं कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी जो नोटिस आता है उसका जवाब जाते रहते। तो जो भी इनकम टैक्स का खुलेआम है, पब्लिक डोमेन में है, उसका जवाब जो भी नोटिस आता है वकील साहब हमारे प्रॉपर समय पर देते रहते हैं। आरजेडी के विधायक और खनन मंत्री रामानंद यादव के द्वारा सुशील कुमार मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग को लेकर बिहार में अब सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने रामानंद यादव के बयान का समर्थन करते हुए जल्दी खुलासा करने की बात कही। वहीं कांग्रेस ने भी सुशील मोदी की संपत्ति की जांच की मांग को उठा दिया है। इस मामले में जेडीयू गठबंधन दलों के समर्थन में उतर आया है। वहीं बीजेपी ने रामानंद यादव के आपराधिक छवि को लेकर सवाल खड़े कर दिए और सीधे तौर पर यह कहा कि जो इस वक्त जांच की बात कही जा रही है, सच्चाई है तो जांच जरूर करवाइए, जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो जांच की बात कह रहा है यानी कि रामानंद यादव के ऊपर सीधे तौर पर बीजेपी का हमला और कहा गया कि रामानंद यादव खुद उनकी छवि किस तरीके की है ये भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। डॉक्टर रामानंद यादव ने जो सुशील मोदी की संपत्ति की जांच कराने की मांग की है, ये सही है और तथ्यपरक जांच करके महागठबंधन की सरकार सुशील मोदी के सारे मामले का पोल खोलने का काम करेगी। सुशील मोदी जी जिस चालाकी से अपने भाई से संबंध विच्छेद बता करके अपना सारा संपत्ति उनके पास ट्रांसफर करते रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल हुई है, उनके अंदर राजनीतिक बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन दिखता है और इसी वजह से वो लोग बेबुनियाद और मनगढ़ंत आरोप महागठबंधन के लोगों पर लगाते रहते हैं। और जहां तक संपत्ति की जांच का सवाल है,
तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी संपत्ति की जांच होनी ही चाहिए। सुशील मोदी जी को भी इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनके दल के अंदर के लोग दूध के धुले हुए नहीं हैं। कि सुशील मोदी जी को राजनीति में आने के बाद उनके और उनके रिश्तेदार की संपत्ति में कितनी बढ़ोतरी हुई है, चाहे पटना के अनेक शहर में हो या अनेक शहरों में हो। पटना के इलाके के अतिरिक्त भी किन किन शहरों में उनके रिश्तेदार, उनके बहन, उनके बेटे और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति है। चूँकि जग जाहिर है कि सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त मनोरमा देवी के साथ उनके अनेक तस्वीर वायरल हुए, उनके बहन के रिश्ते देखे गए, उनकी संलिप्तता पाई गई। अब तो सुशील मोदी को स्वयं अपने संपत्ति की खुलासा करनी चाहिए, नहीं तो नरेंद्र मोदी जी को ईडी भेज के उनकी जांच करानी चाहिए। सुशील मोदी को देश का बच्चा बच्चा, बिहार का जन जन जानता है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले योद्धा के रूप में। चारा घोटाला को परिणति तक पहुंचाकर लालू यादव को सजा याफ्ता करवाने वाले के रूप में, IRCTC घोटाले को उजागर कर तेजस्वी यादव को आरोपी बनाने के रूप में, उसके खिलाफ जांच की बात कौन कर रहा है? रामानंद यादव जैसे लोग जिसके डर से बिहार का बच्चा बच्चा कांपता है, पटना का गली गली सिहर उठता है। और पटना से बड़ी खबर, जहां राजधानी पटना में ये बड़ी खबर आ रही है, छात्रा को गोली मारी गई है। और इस मामले में बड़ी खबर ये कि आरोपी की मां से लगातार पूछताछ की जा रही है। बेउर थाना पुलिस पूछताछ कर रही है आरोपी की मां से। गोली मारने वाला अब भी लेकिन फरार है और सवाल यही उठता है कि आरोपी की गिरफ्तारी कब तक होगी, क्योंकि अभी इस वक्त जो जानकारी है कि आरोपी की मां से पूछताछ की जा रही है, आरोपी के संबंध में जानकारी निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसीलिए पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में आकर खड़ी है। पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी अब तक आरोपी की क्यों नहीं हो पाई, ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जिस वक्त इस आरोपी की तरफ से इस छात्रा को सरेरा, जब ये ट्यूशन से पढ़कर घर वापस लौट रही थी, देखिए पॉलिथीन से रिवॉल्वर निकाली जाती है और इस छात्रा को गोली मारकर ये शख्स फरार हो जाता है। बताया जा रहा है कि प्रेम संबंध और इसी प्रेम संबंध के विवाद के बीच इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक ये शख्स पुलिस गिरफ्त से बाहर है। तो 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं, और सवाल यही उठता है कि 3 दिनों से पुलिस आखिर कर क्या रही है, अब तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल। और क्या आरोपी तक पुलिस पहुंच पाएगी, क्योंकि 3 दिन बीत चुके हैं। आखिर पटना पुलिस का इकबाल कैसे बुलंद होगा, क्या इस कोशिश में पुलिस जुटी हुई है, क्योंकि 3 दिनों के बाद भी ये शख्स फरार है, इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और जो छात्रा है वो इलाजरत अस्पताल में। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी जो है वो साफ नजर आ रहा है। हालांकि इस शख्स को लेकर कई जगहों पर छापेमारी जरूर पुलिस की तरफ से की गई। आरोपी सुबोध, इस शख्स का नाम सुबोध बताया जा रहा है। यह शख्स अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो लाल घेरे में यह शख्स जो आपको नजर आ रहा है और ये छात्रा बगल से जैसे ही गुजरती है, ये शख्स पॉलिथीन से रिवॉल्वर निकालता है और इस छात्रा के गर्दन में गोली दागकर यहां से फरार हो जाता है। अभी इस वक्त इस आरोपी की मां से पूछताछ जरूर की जा रही है, लेकिन यह शख्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एक जलधारा में फंसे 10 लोगों को लगभग 14 घंटे अभियान चलाकर बचाया गया है। जलधारा में फंसे 10 लोगों में से 8 लोग बिहार के ही थे। तस्वीरें आपके सामने उस जलधारा की जहां अचानक से जलस्तर बढ़ जाता है और ये लोग जो जलधारा में अचानक से फंस गए, 14 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद इन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये सभी बिहार के रामदेव जो परिवार बताया जा रहा है, ये परिवार हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए पहुंचा हुआ था और इसी दौरान एक जलधारा में ये सभी फंस जाते हैं। अचानक जलस्तर बढ़ने की वजह से ये लोग इसमें फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद इन सभी को बचाया है।
छपरा शराब कांड में 11 लोगों की मौत के बाद सांसद जनार्दन सिंह सिगरीवाल भाथा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और घटना की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी सक्षम नहीं है, जो शराब को चालू कर देना चाहिए। यह पूरे के पूरे सरकार कटघरे में खड़ी है। सरकार एक तरफ शराबबंदी की नौटंकी कर रही है, दूसरी तरफ जहरीली शराब पी रही है। इस परिवार से, इस माने मोहल्ले से 11 व्यक्ति एक बार में मरे, 4 अपना आँख गंवा चुके हैं, अभी एक जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं पीएमसी। इसका दोषी कौन है? आप नौटंकी क्यों रच रहे हैं शराबबंदी का? और अब बात मौसम विभाग के अलर्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर की, तो बिहार के 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के साथ ठनका का अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है, जिसमें 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कल 15 जिलों में झमाझम बारिश हुई थी। मोतिहारी में सबसे ज्यादा 75.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और इससे किसानों को जहां एक तरफ राहत मिली, सूखे खेतों को जल मिला, वहीं दूसरी तरफ गर्मी से परेशान बिहार के लोगों को राहत नसीब हुई है। तो कल 15 जिलों में बारिश हुई थी, आज 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में हो रहे लगातार बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि पटना सहित बिहार के कई जिले हैं, 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे जिले हैं जहां पे लगातार पिछले दिनों से बारिश हो रही है। और इस बारिश ने जहां पे गर्मी और उमस ज़्यादा थी, उससे लेकर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज लगभग 20 ऐसे ज़िले हैं जहां पे बारिश और वज्रपात के जो है वो संभावना जताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि 20 जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात जो है वो होंगे और मध्यम दर्जे की जो बारिश है वो हो सकती है। पूरे दिन कल से जो हवाएं जो हैं वो तेज़ देखी जा रही है। हवा की जो 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जो हवा है वो बनी हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस ढंग से कई ज़िलों में जहां पे धान को रोपनी को लेकर के सूखे जैसे हालात थे, वहां पे पिछले दिनों से हो रही बारिश जो है वो एक राहत लेके आया है उन किसानों के लिए जो रोपनी को लेकर के कई दिनों से परेशान थे। हालांकि कई ज़िलों में सूखे जैसी स्थिति हो गई है, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण भी किया, तमाम अधिकारियों से मिल के जाना भी और निर्देश भी दिया कि उन किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। लेकिन पिछले 24 घंटों से कई ज़िलों में हो रही बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।